नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं। साथियों, क्योंकि इन परिभाषाओं से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मैं इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ये जो परिभाषाएं होती हैं यह रटने का विषय नहीं है। परिभाषाएं हमेशा समझने का विषय है। परिभाषा अपने अपने भाव के ऊपर निर्भर करती है। हमने जिसकी हम परिभाषा परिभाषित कर रहे हैं, उस परिभाषा में हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा और हमारे हृदय के अंदर उसे सुनकर के कैसा भाव जागृत हुआ, तो हम उसकी परिभाषा अपने अपने भाव के अनुसार निर्धारित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मनुष्य ने सबसे ज्यादा परिभाषित किसे किया है? मनुष्य ने सबसे ज्यादा परिभाषित जिंदगी को किया है, जीवन को किया है, जिसे हम लाइफ भी कहते हैं, उस लाइफ को किया है। साथियों, जैसे एक सैनिक है, जब वह युद्ध में जाता है तो वह अपनी जिंदगी को परिभाषित करता है। वो क्या कहता है कि जिंदगी एक जंग है। अगर आप एक किसी संगीतज्ञ के द्वारा जिंदगी की परिभाषा को परिभाषित कराएंगे तो संगीतज्ञ कहेगा संगीत ही जिंदगी है। और यदि किसी संघर्षशील व्यक्ति से आप जिंदगी की परिभाषा को परिभाषित कराएंगे तो वो क्या कहेगा? संघर्ष ही जिंदगी है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि जिंदगी एक यात्रा है। तो हमने जिस तरह का भाव जिंदगी में महसूस किया, हमने अपने अपने भाव के अनुसार जिंदगी की परिभाषा को परिभाषित किया है। इसीलिए परिभाषा रटने का विषय नहीं है, परिभाषा समझने का विषय है। आप स्वयं भी अपने अपने भाव के अनुसार उनकी परिभाषाएं निर्धारित कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं। साथियों, यहां पर पहला जो शब्द है वो है वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णों के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध, जैसे आपने पुस्तकों में लिखा हुआ देखा होगा, अ आ ई ई से लेकर के श्रमिक तक जो एक क्रम बना हुआ है, वही क्रम कहलाएगा वर्णमाला। आगे है आपका वर्णमाला से शब्द निकल करके आया साथियों वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं, क्योंकि पहले ध्वनि निकलती है, फिर उसे कोई आकृति प्रदान की जाती है, और वो आकृति जब लिखी जाती है वही कहलाती है वर्ण या अक्षर। साथियों, आगे है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, और जब ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाए तो वह वर्ण बन जाती है, फिर वह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहलाती है। साथियों, यहां पर आपके दो प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो साथियों हमें ज्ञात रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी होती है। लेकिन हमें ज्ञात रखना है, यदि ऑप्शन में ध्वनि दिया गया है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और यदि ध्वनि नहीं दिया गया है, वर्ण या अक्षर दिया गया है, तो साथियों भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाएगी। और यदि ध्वनि और वर्ण या अक्षर दोनों के दोनों दिए गए हैं, तो साथियों याद रखना है, वहां पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही कहलाएगी। अब आप समझ गए होंगे। आगे है आपका लिपि। वर्ण या अक्षर की बनावट को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। साथियों याद रखना है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि है जिसका नाम है रोमन लिपि, पंजाबी भाषा की अपनी एक लिपि है जिसका नाम है गुरुमुखी लिपि। इसी तरह हिंदी भाषा की भी एक लिपि है, उसका नाम है देवनागरी लिपि। लिपि का निर्माण क्यों किया गया? साथियों हमें ज्ञात रखना है कि सबसे पहले
जब ध्वनि तैयार हुई तो वो भाषा का कौन सा रूप था? मौखिक रूप। मौखिक रूप की एक सीमा होती है जहां तक ध्वनि को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन विद्वानों ने सोचा कि यदि व्यक्ति पास में है तो उस तक अपने विचार ध्वनि के माध्यम से पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति दूर है तो उस तक अपने विचार किस प्रकार से पहुंचाए जाएं? तो उसके लिए ही लिपि का विद्वानों ने निर्माण किया। तो लिपि का जब निर्माण हो गया तो फिर ध्वनि का कौन सा रूप तैयार हुआ? लिखित रूप। तो वही लिखित रूप बन गया वर्ण या अक्षर। हमें याद रखना है कि वर्ण या अक्षर की बनावट को ही साथियों क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। साथियों आगे है आपका स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे हमारे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं? साथियों हिंदी में 11 स्वर हैं और उनके भेद कितने हैं? 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिनका वर्णन हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अब है साथियों व्यंजन वर्ण। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हम कह सकते हैं साथियों कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, वे वर्ण हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आगे है साथियों द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मूर्धा को स्पर्श करके झटके के साथ नीचे की ओर आए, वे द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ यही है कि मूर्धा को स्पर्श करे और झटके के साथ नीचे की ओर आए, तो वे हमारे उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। द्विगुण क्यों कहलाते? क्योंकि इनमें 2 गुण हैं, क्योंकि ये डे और ढे से मिलकर के बने हैं। जब नुक्ता इनमें लग जाता है नीचे, बिंदु जब रख जाता है नीचे, तो इनकी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। एक बोलता है डे के स्थान पर डे और एक बोलता है ढे के स्थान पर ढे। आप समझ गए होंगे, जिनका हम वर्णन पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। आगे है साथियों अंतःस्थ वर्ण। ऐसे वर्ण जो मुख के भीतरी मध्य भाग में स्थित हैं, वे अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। वे साथियों कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ये 4 वर्ण हमारे अंतःस्थ वर्ण हैं, जिनका वर्णन हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। आगे है साथियों आपके ऊष्म वर्ण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से ऊष्मा अर्थात गर्म वायु बाहर निकलती है, वे हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो साथियों तीनों श और आपका ह यानी कि 4 वर्ण हमारे ऊष्म वर्ण हैं, जिनका वर्णन हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। आगे है साथियों आपका भाषा, जिसके बारे में बार बार पूछ लिया जाता है। नंबर 1 हमें ज्ञात रखना है साथियों भाषा। भाष नामक धातु से यह भाषा शब्द बना है, यानी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष नामक धातु से हुई है। यह बात आप नोट कर लेना, क्योंकि यह परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इसे मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है। तो भाष नामक धातु से इस भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ है कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वही हमारा माध्यम या साधन क्या कहलाता है साथियों? भाषा कहलाता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने वाले हैं। परिभाषाएं रटने का विषय नहीं है, परिभाषाएं समझने का विषय है। और यदि आप जब परिभाषाओं को समझ जाएंगे तो शब्द के अर्थ में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई होती है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये समस्त परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो समस्त परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब आगे शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा है अयोगवाह की। साथियों, अयोगवाह किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। ऐसे वर्ण जो बिना किसी योग के बोले जाते हैं और जो वर्ण ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, वे अयोगवाह कहलाते हैं। बिना किसी योग के, जैसे अ माने नहीं, ये जो अ है इसका अर्थ है बिना या नहीं, योग यानी कि जोड़, और वाह बोले, तो कुल मिलाकर के इसका जो शुद्ध अर्थ है वो निकल करके आता है साथियों, कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी योग के बोले जाते हैं और जो वर्ण ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, वे कहलाते हैं क्या साथियों, अयोगवाह। अब साथियों, ये ना तो स्वर हैं ना व्यंजन हैं, तो फिर ये क्या हैं साथियों, ये ऐसे वर्ण हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी हैं। क्योंकि अगर हम इन्हें देखें लिखित रूप में तो साथियों ये स्वरों में लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा अंग और अंग है, ये दोनों के दोनों वर्ण हमारे लिखित रूप से स्वरों में लिखे जाते हैं, लेकिन जब इनका उच्चारण किया जाता है तो आपका एक तो न की ध्वनि करता है और एक आपका ह की ध्वनि करता है। इसीलिए ये ना तो स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन हैं, ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी हैं। आइए साथियों इनको समझते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां से प्रश्न बनना लगभग अनिवार्य होता है। तो साथियों हमने यहां पर लिखा अयोगवाह। अयोगवाह साथियों कौन कौन से होते हैं, अयोगवाह होते हैं साथियों, एक तो होता है आपका अनुस्वार। क्या होता है साथियों, अनुस्वार। और एक होता है साथियों आपका विसर्ग। अब हम बात करते हैं इनकी बनावट की। जो अनुस्वार है ये बना हुआ होता है इस रूप में, जिसे हम कहते हैं अंग। और अगर हम विसर्ग की बात करें तो विसर्ग बना हुआ होता है इस तरह से, लेकिन इसकी जो वास्तविक बनावट है वो ये है। साथियों इन दोनों के अतिरिक्त, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग के अतिरिक्त एक वर्ण और भी है जिसका नाम है अनुनासिक। अनुनासिक। साथियों ये जो अनुनासिक है ये कौन सा वर्ण है, ये है साथियों, ये आपका चंद्रबिंदु। क्या है साथियों, चंद्रबिंदु। आज हम इन तीनों का विस्तार से वर्णन करेंगे। साथियों सबसे पहले यदि हम इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो देखिए ये जो विसर्ग है इसका जो उच्चारण स्थान है वो है आपका मुख। ये बोला जाता है मुख की सहायता से। जब हम इसे का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है, यह इसका उच्चारण स्थान है। और यह ध्वनि किसकी करता है, ह की। इसका प्रयोग सर्वाधिक संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं उनमें इसका प्रयोग सर्वाधिक मिलता है। जैसे हमने लिखा प्रातः, हमने लिखा अतः, तो इस तरह से इसका रूप प्रयोग में लाया जाता है। अगर हम बात करें साथियों इस अनुस्वार के उच्चारण स्थान की, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है साथियों आपका नाक। यानी कि इसका जो उच्चारण होता है वह साथियों होता है नाक के द्वारा। किसके द्वारा, नाक, या हम कह सकते हैं नासिका, जिसे हम कह सकते हैं साथियों नासिका।
तो इसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है। अब यह है आपका अनुनासिक। अब इसका जो उच्चारण स्थान है साथियों, उच्चारण स्थान, तो हमें ज्ञात रखना है साथियों, इसका उच्चारण स्थान है नाक और मुख दोनों से इसका उच्चारण होता है। कहीं कहीं पर आपको बताया जाएगा कि यह अनुस्वार का ही दूसरा रूप है। नहीं साथियों, उच्चारण की दृष्टि से ही आप देख सकते हैं यह एक अतिरिक्त वर्ण है। इसकी गिनती वर्णमाला के 52 वर्णों में नहीं होती है और इसीलिए यह एक क्या है, अतिरिक्त वर्ण है साथियों, अतिरिक्त वर्ण है। और इसका जो प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों अब हम इनका प्रयोग देखेंगे कि अयोगवाह का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि अक्सर वर्तनी में हम इनके प्रयोग को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हम इनका प्रयोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। अनुस्वार का प्रयोग और आपके अनुनासिक का प्रयोग याद रखना है साथियों। इसका जो दूसरा रूप है चंद्रबिंदु का, इसे हम कहते हैं चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु। और इसका जो दूसरा रूप है वो ये भी होता है साथियों, केवल बिंदु। लेकिन इसका ये रूप कहां प्रयोग किया जाता है और ये रूप कहां प्रयोग किया जाता है, आज हम ये भी सीखेंगे। और इसका भी जो रूप है वो साथियों ये होता है, इसका भी रूप ये होता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर एक लकीर खिंची हुई है, लेकिन यहां पर कोई लकीर नहीं है, तो हम भूल कर जाते हैं कि ये अनुस्वार है और ये आपका अनुनासिक है, क्योंकि दिखने में दोनों एक समान लगते हैं, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से दोनों में विशेष अंतर है। सबसे पहले साथियों हम चंद्रबिंदु का अर्थात अनुनासिक का प्रयोग देखेंगे, तत्पश्चात हम अनुस्वार का प्रयोग देखेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम अनुनासिक का ही प्रयोग देखेंगे। इसका ये रूप और इसका ये जो रूप है, दोनों रूपों का प्रयोग यहां देखेंगे और फिर इन दोनों में अंतर भी देखेंगे कि दोनों के प्रयोग में कितना अंतर है। तो साथियों हर शब्द के ऊपर एक लाइन खींचनी पड़ती है, जैसे ये लाइन खींची हमने साथियों, इस लाइन को कहते हैं हम शिरोरेखा। शिरोरेखा। तो साथियों हमें याद रखना है कि यदि जो आपके 11 स्वर हैं वो दो रूप से लिखे जाते हैं। एक, कुछ स्वर शिरोरेखा से ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ स्वर शिरोरेखा से नीचे लिखे जाते हैं। जहां पर हमारी मात्रा शिरोरेखा से ऊपर जाए, तो साथियों हमारा आपका ये वाला जो रूप है प्रयोग में लाया जाएगा। ये वाला जो रूप है प्रयोग में लाया जाएगा। और यदि स्वर हमारा शिरोरेखा से नीचे है, तो आपका साथियों ये वाला रूप प्रयोग में लाया जाएगा। तो मैं लिखे देता हूं, शिरोरेखा से नीचे स्वर, तो कौन सा रूप आएगा? शिरोरेखा से नीचे यदि स्वर है तो आपका ये चंद्रबिंदु वाला रूप प्रयोग में आएगा। और यदि यहां पर लिखे देते हैं शिरोरेखा से ऊपर स्वर, तो फिर कौन सा रूप आएगा साथियों?
इसी अनुनासिक का ये वाला रूप प्रयोग में लाया जाएगा, ये वाला रूप प्रयोग में लाया जाएगा। और ये दोनों के दोनों रूप क्या हैं? अनुनासिक, अनुनासिक, यानी कि जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं और नाक के साथ साथ मुख की भी सहायता इसके उच्चारण में लेनी पड़ती है। आप इनमें अंतर उच्चारण की दृष्टि से भी देख रहे हैं। नाक और मुख से उच्चरित होता है अनुनासिक, अनुस्वार केवल नाक से उच्चरित होता है, नाक की सहायता से, और विसर्ग आपका केवल मुख की सहायता से उच्चरित होता है। इसके उच्चारण में वायु मुख से बाहर निकलती है, और जब आप इसे बोलेंगे तो इसके उच्चारण में वायु नाक से ही बाहर निकलेगी, मुख से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन यदि आप अनुनासिक का उच्चारण करेंगे तो वायु नाक और मुख दोनों से ही बाहर निकलेगी। अब देखिए, यहीं पर आ जाइए। अब शिरोरेखा, हमने लिखा नहीं, नहीं, तो साथियों यहां पर हमने नहीं लिखा तो हमारी जो मात्रा है वो कहां गई? सिरोरेखा से ऊपर। अब आप समझ गए होंगे मात्रा कहां गई? सिरोरेखा से ऊपर। तो इसका ये वाला रूप अपनाया जाएगा। नहीं हमारा इस तरह से लिखा जाता है, नहीं हमारा इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि मात्रा कहां गई? सिरोरेखा से ऊपर। अब अगला शब्द देखेंगे साथियों। अब देखेंगे हम इस चंद्र बिंदु का प्रयोग। जैसे हमने लिखा चांद, हमने लिखा चांद, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका स्वर है ये आ आपका स्वर है इसमें, तो आ कहां है? सिरोरेखा से नीचे, सिरोरेखा से नीचे। तो हमने क्या लिखा? चांद। तो हमने चांद लिखा क्योंकि स्वर हमारा सिरोरेखा से नीचे है। तो कौन सा रूप यहां पर प्रयोग में लाया गया? आपके चंद्र बिंदु वाला रूप प्रयोग में लाया गया, अर्थात प्राथमिक रूप इसका प्रयोग में लाया गया, क्योंकि स्वर कहां है? शिरोरेखा से नीचे। और आगे शब्द देखेंगे। हमने लिखा साथियों अंधेरा, अंधेरा। अब ये लिखा हुआ है अधेरा, अधेरा, लेकिन शुद्ध क्या है? अंधेरा। तो यहां पर मात्रा कहां है? अ की जो मात्रा होती है वो सिरोरेखा से नीचे होती है, तो वहां पर इसका ये वाला रूप यानी कि प्राथमिक रूप यहां पर प्रयोग में लाया जाएगा। तो जैसे छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटे आ की मात्रा और बड़े अ की मात्रा, यानी कि ये जो चार मात्राएं हैं ये कहां आती हैं साथियों? सिरोरेखा से नीचे। तो यहां पर कौन सा रूप अपनाया जाएगा? चंद्र बिंदु वाला रूप अपनाया जाएगा। और जो मात्राएं जैसे आपकी ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये मात्राएं कहां होती हैं? ये मात्राएं साथियों हमेशा सिरोरेखा से ऊपर होती हैं, हमेशा सिरोरेखा से ऊपर होती हैं। तो वहां पर अनुनासिक का कौन सा रूप प्रयोग में लाया जाएगा? द्वितीयक रूप साथियों, द्वितीयक रूप, यानी कि शिरोरेखा से नीचे मात्रा है तो आपका प्राथमिक रूप, और यदि सिरोरेखा से ऊपर मात्रा है तो फिर आपका द्वितीयक रूप अनुनासिक का प्रयोग में लाया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि नहीं और रहें, और आगे जैसे ये है आपका मैं और आपका ये भी मैं है, तो यहां पर आपको ज्ञात रखना, यदि कोई पूछता है कि यह अनुस्वार है या अनुनासिक, तो अब साथियों आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक का द्वितीयक रूप है। क्यों है? क्योंकि मात्रा सिरोरेखा से ऊपर है। अब साथियों हम सीखेंगे अनुस्वार का शुद्ध प्रयोग। अब तक हमने सीखा अनुनासिक का शुद्ध प्रयोग, अब हम सीखेंगे अनुस्वार का शुद्ध प्रयोग। और अनुनासिक के रूप में और आपके अनुस्वार के रूप में क्या अंतर है, ये अंतर भी अब आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो साथियों अनुनासिक की जो ध्वनि होती है वो होती है स्वर के अनुसार,
जैसे आ की मात्रा तो आ, और अ की मात्रा तो अ, और आपकी ए की मात्रा तो ए। इस तरह से स्वर के उच्चारण के अनुसार ही उसका नाद, उसका स्वर बदल जाता है। अब देखते हैं साथियों अनुस्वार के विषय में। अनुस्वार का प्रयोग कहां किया जाता है? अनुस्वार के प्रयोग को देखने के लिए हमें आपके जो 33 व्यंजन वर्ण हैं वो भी लिखने पड़ेंगे, तभी हम इसका शुद्ध उच्चारण सीख पाएंगे। तो साथियों जो 33 व्यंजन वर्ण हैं उनमें से जो पहले आपके 25 व्यंजन वर्ण हैं वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो वो 5 वर्गों में विभाजित हैं और आपके 4 अंतःस्थय और 4 आपके ऊष्म वर्ण हैं। तो वो जो 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजनों के कौन कौन से हैं? और आपका हा। साथियों हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण आपका कहलाता है पंचमाक्षर। क्या कहलाता है? पंचमाक्षर। और आपका और क्या कहलाता है? अनुनासिक। अनुनासिक क्योंकि नाक की सहायता से बोला जाता है। और क्या कहलाता है? नासिक्य। ये कहलाते हैं। आज हम इनके विषय में अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखिए इस अनुस्वार का जो प्रयोग है वो इन प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण की ध्वनि के स्थान पर भी किया जाता है, लेकिन हम इसके प्रयोग में वर्तनी की दृष्टि से अक्सर गलती कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? आज हम वर्तनी का भी शुद्धिकरण करेंगे। देखिए इसका जो शुद्ध रूप प्रयोग किया जाता है अनुस्वार का वो उस समय किया जाता है यदि इनके उच्चारण स्थान से तुरंत अगला वर्ण आपका अंतःस्थय या ऊष्म वर्ण है। तो उस स्थिति में इसका शुद्ध प्रयोग किया जाता है। किसका? इसका अनुस्वार का। ये वाला रूप इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा साथियों हंस, हमने लिखा हंस, तो साथियों इसका उच्चारण कीजिए। हमने लिखा हा न सो, यानी कि ये यहां आ रहा है और स के मध्य में आ रहा है। तो साथियों हमें देखना होगा कि जहां पर इसका उच्चारण हो रहा है उससे तुरंत वाला वर्ण कौन सा है। तो हमें दिखाई दे रहा है वो है हमारा सा, वो है हमारा साथियों सपेरे वाला सा। तो क्या इनमें से यानी कि 5 वर्ग में से कोई सा वर्ण है? स नहीं है, अर्थात वह एक ऊष्म वर्ण है। इसीलिए ये इसका प्रयोग यहां पर पूरी तरह से सही है। अगर हम हंस ऐसे लिखने लगें हंस, तो साथियों ये पूरी तरह से गलत है। ये वाला हंस सही है क्योंकि आपके अनुस्वार के उच्चारण से तुरंत अगला एक ऊष्म वर्ण है। तो हमें ध्यान रखना है यदि अनुस्वार के उच्चारण से अगला वर्ण आपका कोई अंतःस्थ या ऊष्म है तो वहां पर 100% आपका अनुस्वार का प्रयोग ही किया जाएगा। आप समझ गए होंगे। जैसे हमने लिखा संरचना, ऐसे लिखा जाता है साथियों। तो यहां पर हम कहां देख रहे हैं? स न र च ना, यानी कि यहां पर इसका उच्चारण हो रहा है स और रे के बीच में इसकी ध्वनि आ रही है। तो हमें ज्ञात रखना है कि यदि इसके उच्चारण स्थान से अगला वर्ण, तुरंत बाद वाला वर्ण, यदि आपका अंतःस्थ यदि ऊष्म में से कोई सा भी वर्ण है तो इसका यही रूप प्रयोग में लाया जाएगा। तो यह कहलाएगा क्या? आपका अनुस्वार कहलाएगा। अनुस्वार, यहां पर यह अनुनासिक नहीं है, यह अनुस्वार है। मैंने आपको बताया है कि यदि इसके उच्चारण स्थान से तुरंत बाद वाला वर्ण
कोई अंतःस्थ या ऊष्म वर्ण है तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, ना कि अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा। अब हम अगला रूप देखेंगे इसका कि आगे कैसे हम जहां पर हम गलती करते हैं वो चीज देखेंगे। साथियों, हमने यहां पर लिखा एक शब्द अंधा, और साथियों एक हमने लिखा हुआ देखा है, ये वाला भी रूप लिखा हुआ देखा है अंधा। तो साथियों इन दोनों शब्दों में हमें देखना होगा कि अनुस्वार की ध्वनि कहां हो रही है। हमने लिखा बोला यहां पर अनधा, तो यहां पर है, यहां पर बोला अनधा तो यहां पर है। अब हमें देखना होगा इसके तुरंत बाद वाला वर्ण कौन सा है। साथियों वो है ध, वो है ध। ध तो ध किस वर्ग का व्यंजन है? ध किस वर्ग का व्यंजन है? साथियों ध आपके तय वर्ग का व्यंजन है। किस वर्ग का व्यंजन है? तय वर्ग का। अब हमें साथियों देखना है कि तय वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? न, क्योंकि अनुस्वार इन पंचमाक्षर के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। पंचमाक्षर कौन सा है? न। और याद रहे इन समस्त वर्णों का यानी कि पांचों वर्णों का आधा रूप यहां पर प्रयोग किया जाता है। आधा रूप जहां पर अनुस्वार की ध्वनि हो वहां पर पंचमाक्षर का आधा रूप प्रयोग में लाया जाता है। तो साथियों यहां पर ध है, तो ध के अनुसार ध किस वर्ग का व्यंजन है? तय वर्ग का। तय वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? न। तो न का आधा रूप यहां पर लिखा हुआ है। तो साथियों ये वाला जो रूप है अंधा, ये वाला शुद्ध है और ये वाला वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। साथियों अगला शब्द देखते हैं, हमने लिखा हुआ देखा है। एक तो ये घंटा है, एक आपका इस तरह से घंटा लिखा हुआ देखा है, और एक आपका इस तरह से घंटा लिखा हुआ देखा है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा घंटा शब्द हमारा शुद्ध है, अब हम देखेंगे। जहां पर अनुस्वार की ध्वनि हो रही है उससे तुरंत बाद वाला वर्ण कौन सा है? तो यहां पर है ये अनुस्वार की ध्वनि, यहां पर है और यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो हमें तुरंत बाद वाला वर्ण कौन सा है? ट। ये है ट, ये है ट। तो ट का पंचमाक्षर, ट वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? ट वर्ग का पंचमाक्षर है साथियों ण। और मैंने इसका बताया आपको अर्धरूप प्रयोग में लाया जाता है जब अनुस्वार की ध्वनि होती है। तो ये वाला घंटा साथियों हमारा शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से ये वाले घंटे जो हैं दोनों के दोनों हमारे अशुद्ध हैं। और भी देखेंगे, आपने गंगा, इस तरह से आप अक्सर गंगा शब्द ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि वर्तनी की दृष्टि से क्या ये शुद्ध है। हमें देखना है इसका ऊपर जो आपके अनुस्वार लगा हुआ है इसकी ध्वनि कहां हो रही है? गंगा, तो यहां पर हो रही है मध्य में। तो इसके तुरंत बाद वाला वर्ण कौन सा है? ग। तो साथियों ग किस वर्ग का व्यंजन है? ग साथियों क वर्ग का व्यंजन है, और क का पंचमाक्षर है आपका ण। तो हमें अगर वर्तनी की दृष्टि से देखें तो गंगा लिखा जाएगा साथियों इस तरह से, इस तरह से लिखा जाएगा आपका गंगा। तो वर्तनी की दृष्टि से ये वाला गंगा अशुद्ध है और ये वाला गंगा शुद्ध है। आप समझ गए होंगे कि अनुस्वार का शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाता है। आगे देखिए, हमने साथियों हमने लिखा, हम अक्षर लिखते हैं इस तरह से शंकर, शंकर इस तरह से लिखते हैं। और लेकिन अब हमें देखना वर्तनी की दृष्टि से क्या ये शंकर जो शब्द है ये आपका सही है। अब देखेंगे अनुस्वार का उच्चारण कहां हो रहा है? शंकर यहां पर हो रहा है मध्य में। इसके तुरंत बाद वाला वर्ण कौन सा है साथियों? वो है आपका क। तो जो क है किस वर्ग का व्यंजन है? कै वर्ग का व्यंजन है। इसका पंचमाक्षर कौन सा है? ण। तो अगर हम देखा जाए तो इस तरह से आपका, इस तरह से
शुद्ध जो संकर है वो साथियों इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि इस तरह से। अब आप समझ गए होंगे जो वर्तनी में हम गलती करते हैं, अब हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। और भी शब्द देखते हैं साथियों, हम अक्सर लिखते हैं इस तरह से, चंचल, ऐसे लिखा जाता है, अक्सर हमने लिखा हुआ देखा है। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है। देखिए चल, यानी कि यहां पर ध्वनि हो रही है। अब देखेंगे इसके तुरंत बाद वाला वर्ण कौन सा है, तुरंत बाद वाला है आपका च। तो च जो वर्ग है ये रहा आपका च वर्ग। च वर्ग का अंतिम यानी कि पांचवा वर्ण कौन सा है, इया। इया। तो अब हम साथियों चंचल लिखते हैं, च चल। साथियों ये वाला जो चंचल है ये शुद्ध है। इसीलिए साथियों हमें यह ज्ञान हो गया होगा कि अनुस्वार का शुद्ध प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अब हम देखते हैं, देखिए मैंने लिखा है यहां पर पंचमाक्षर। क्या लिखा है, पंचमाक्षर लिखा है साथियों। अब हमें देखना है कि वर्तनी की दृष्टि से क्या यह शुद्ध है। साथियों हमने लिखा है यह शब्द पंचमाक्षर। तो साथियों यहां पर अनुस्वार की ध्वनि कहां हो रही है, प न च, यानी कि मध्य में, पे और च के मध्य में। तो हमें देखना है कि अनुस्वार के तुरंत बाद वाला वर्ण कौन सा है, तो वो है साथियों च, वो है च। तो च वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, च वर्ग का पांचवा वर्ण है साथियों इया। तो अब हम लिखेंगे आपका पंचमाक्षर, प च माक्षर, पंचमाक्षर। ये साथियों इसका शुद्धिकरण हो गया। साथियों ये वाला पंचमाक्षर शुद्ध है। अब ये हमें ज्ञात रखना है, या तो हम इसे हलंत लगा करके बना सकते हैं या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। तो हमारा ये रूप जो हलंत लगा करके आधा है, यहां पर हमने आधा वैसे लिख दिया है, तो कोई परेशानी थोड़ी है, किसी तरह भी लिख लीजिए, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से यही शुद्ध है। अब साथियों हमने यहां पर क्या सीखा, साथियों हमने सीखा कि यदि हमें अनुनासिक का यदि हमें अनुस्वार का शुद्ध प्रयोग करना है तो वो कैसे करना है, यदि अंतः, स्तः और ऊष्म वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आपके इसके उच्चारण के तुरंत बाद वाला हो तो आपका ये वाला रूप ही प्रयोग में लाया जाएगा। और यदि वर्तनी की दृष्टि से इसका रूप देखा जाए, यानी कि तुरंत बाद वाला, इसके उच्चारण से तुरंत बाद वाला वर्ण कोई इन वर्गों में से कोई वर्ण है तो उसका पंचमाक्षर ही प्रयोग में लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा, क्योंकि वर्तनी के दृष्टिकोण से। तो साथियों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे शुरू करेंगे। तो अब साथियों अगली जो परिभाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगत ध्वनि या वर्ण। अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो साथियों आगत ध्वनि या आगत वर्ण कौन से होते हैं, बाहरी भाषाओं से हिंदी में आए वर्ण आगत ध्वनि रूपी वर्ण कहलाते हैं। साथियों ये जो आगत जो ध्वनि या वर्ण ये कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, एक तो हैं आपके अतिरिक्त स्वर और साथियों एक होते हैं अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। देखिए हिंदी वर्णमाला के जो 52 वर्ण हैं उनमें इनकी गिनती नहीं होती है। ना तो स्वर की गिनती स्वरों में होती है क्योंकि ये एक अतिरिक्त स्वर है, और ना ही व्यंजनों की गिनती व्यंजन में होती है क्योंकि ये अतिरिक्त व्यंजन हैं। ये कौन कौन से हैं साथियों, देखिए जो अतिरिक्त स्वर है ये है आपका
ये, इसे चंद्र बिंदु मत समझ लेना, ये औ की ध्वनि करता है, औ की ध्वनि। और ये बाहरी भाषाओं में से किस भाषा से आया है? हिंदी में अंग्रेजी भाषा से। किस भाषा से आया है? वो भाषा है आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भाषा से ये हिंदी में आया है। तो हमें याद रखना है साथियों कि अंग्रेजी के जितने भी शब्द औ की ध्वनि के साथ बोले जाते हैं, वहां पर इस ही स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपके समक्ष शब्द लिख रहा हूं, नॉलेज, इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे कॉलेज, इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे कॉफी, इस तरह से लिखा जाएगा। तो साथियों, हमने यहां पर अतिरिक्त स्वर के बारे में यह जाना कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। और परीक्षा में पूछ लिया जाए, यह बना हुआ आ जाए, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण आगत ध्वनि या आगत वर्ण है, तो अगर यह बना आ जाए तो यह हमारा आगत वर्ण या आगत ध्वनि कहलाएगा। और यह आगत स्वर भी कहलाएगा, क्योंकि यह अतिरिक्त स्वर है और कहां से आया है? अंग्रेजी भाषा से आया है। अब साथियों, बात करते हैं अतिरिक्त व्यंजनों की। देखिए, ये हैं आपके 5 व्यंजन वर्ण हैं। एक तो है आपका क, एक है आपका ख, एक है आपका ग, और एक है आपका ज, और एक है आपका साथियों फ। ये जो 5 व्यंजन वर्ण हैं, ये साथियों आगत ध्वनि या आगत वर्ण हैं। ये आपका आगत स्वर है लेकिन अतिरिक्त है, ये आगत व्यंजन है लेकिन अतिरिक्त हैं। इनकी गिनती वर्णमाला के 52 वर्णों में नहीं की जाती है। अब इसका ये वर्ण आए कहां से? ये अधिकतर आपके तुर्की, फारसी, जो अरबी भाषाएं हैं, वहां से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और आज भी इनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, यदि हम शब्द का शुद्धिकरण देखें तो। जैसे कै का शब्द देखते हैं, क का प्रयोग, जैसे हमने लिखा यहां पर कयामत। साथियों, यदि हम इसका शुद्ध उच्चारण करें तो यह होता है कयामत, कयामत। तो वहां पर यह नुक्ता रख दिया जाएगा, यह हमारा उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध है, क्योंकि यह बाहरी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का नहीं है, यह बाहरी भाषा का शब्द है। वहां पर इसका यानी कि नुक्ता युक्त क का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं, आपका अगला शब्द लिखते हैं ख का। ख का लिखा हमने, जैसे हम लिख देते हैं खुदा, लेकिन साथियों वर्तनी की दृष्टि से यहां पर यह नुक्ता लगेगा, क्योंकि खुदा शब्द भी बाहरी भाषा का शब्द है, इसीलिए खुदा का जो शुद्ध रूप है वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये खुदा नहीं, खुदा, खुदा। आगे है साथियों हमारा ग। तो ग में अगर हम लिखें तो ग में लिखेंगे हम, जैसे हमने लिखा गुलाम, लेकिन यह भी बाहरी भाषा का शब्द है साथियों, गुलाम नहीं, इस तरह से लिखा जाएगा गुलाम, गुलाम, गुलाम। अब हिंदी भाषा के गुलाम बन जाइए, तभी आपकी नैया हिंदी पार लगा देगी। अगला शब्द है साथियों ये ज। अगर ज पर हम देखें तो हम लिखते हैं इस तरह से जमीन, ये होता है जमीन, लेकिन ये जमीन जो शब्द है ये भी बाहरी भाषा का है, ये बोला जाता है जमीन, जमीन। तो यहां पर ये नुक्ता लगा दिया जाएगा, तो ये लिखा जाएगा आपका शुद्ध रूप से जमीन। आगे हमारा शब्द है साथियों फ। फा का शब्द लेते हैं तो फा में लिखा हम लिखते हैं जैसे फर्ज, ये होता है फर्ज, लेकिन ये भी बाहरी भाषा का शब्द है, इसीलिए ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इस तरह से और इस तरह से, ये बोलेगा फर्ज, फर्ज, फर्ज। अब आप समझ गए होंगे कि आगत ध्वनि और वर्ण कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो याद रखना है हमें, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए
तो अब हम इसके विषय में कोई गलती नहीं करेंगे बस, लेकिन याद रखना है ये अतिरिक्त स्वर है और ये अतिरिक्त व्यंजन है। अब साथियों, अघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे हमारे कहलाते हैं अघोष व्यंजन वर्ण। वो कौन कौन से हैं? जैसे हमने क वर्ग ले लिया तो वर्ग कितने? 5। ये नियम 5 वर्गों में लागू होगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष वर्ण कहलाता है और इनके साथ साथ आपके श, स, स ये तीनों वर्ण हमारे अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि साथियों क और ख के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये हमें याद रखना है। जब हम बोलेंगे क और ख बहुत आसानी के साथ इन दोनों का उच्चारण कर लिया जाएगा। लेकिन अब आगे साथियों देखते हैं सघोष व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, कंपन होता है, तो वो कहलाते हैं हमारे सघोष व्यंजन वर्ण। ये कौन कौन से साथियों? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और आपके ये य, र, ल, व और है, ये हम वर्णमाला में इनका अध्ययन कर चुके हैं। तो इनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, होता है, होता है। जैसे हम बोलेंगे, देखिए क ख बोला, कंपन नहीं हुआ, लेकिन हमने बोला ग, घ और ण, तो इनमें हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। साथियों अब देखते हैं आपके अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है वे वर्ण हमारे कहलाते हैं अल्प प्राण। वायु कम मात्रा में निकलती है, ये कौन कौन से हैं? हमने एक ही वर्ग लिया है यहां पर। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। जब हम इन तीनों का उच्चारण करेंगे साथियों तो हमारे मुख से वायु बहुत कम मात्रा में यानी कि अल्प मात्रा में बाहर निकलेगी, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारे अल्प प्राण। तीनों का उच्चारण करके देख लीजिए। अब इनके साथ हैं अगले महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकलती है वे साथियों कहलाते हैं हमारे महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का आपका दूसरा और चौथा वर्ण हमारा है महाप्राण। बोल करके देख लीजिए। और साथ में आपके ये श, स, स और ह, ये चारों के चारों भी हमारे महाप्राण हैं। जैसे आपके अल्प प्राण में य, र, ल, व और है हैं, इसी तरह हमारे महाप्राण में ये आपके तीनों श और है हैं। अब उच्चारण करके देख लीजिए। जैसे क, ग और ण, इनके उच्चारण में हमारे मुख से वायु बहुत अल्प मात्रा में बाहर निकल रही है। लेकिन साथियों यदि हम उच्चारण करें महाप्राण वर्णों का, वो कौन कौन से हैं? ये है आपका दूसरा और ये है आपका चौथा। तो बोल करके देखिए, ख, घ, ख, घ। तो इनमें हमारे मुख से वायु अधिक मात्रा में बाहर निकल रही है। तो साथियों इसीलिए ये हमारे कहलाते हैं महाप्राण। साथियों समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है और अगले सेशन में हम शुरू करेंगे यहां तक के कराए हुए ज्ञान का परीक्षण। हम लेकर के आएंगे प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला, जिसमें आपसे वर्णमाला के समस्त भागों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप और हम मिलकर के दोनों उनका समाधान करेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो साथियों इसे मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों आप यदि मेरा साथ देंगे, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपका साथ दूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह सेशन मैं समाप्त करता हूं। साथियों जय हिंद, जय भारत, जय माता दी और जय श्री कृष्णा।
और जय बजरंग बली।